प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कार्बनिक रसायन में इकाई 12 में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपने पहले पढ़ चुका होगा। इसमें से मैक्सिमम मार्क्स 4 अंक है। 4 अंक का ही एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कार्बोक्सिलिक। इन सभी का साथ में अध्ययन किया जाता है क्योंकि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आज हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल की चर्चा करना है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत हमको पहले इनकी नाम पद्धति, संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके उपयोग और कुछ महत्वपूर्ण सदस्य इसके जैसे एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इनकी कुछ विशेष क्रियाएं हमको यहाँ पर आज देखना है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों कहा गया है? इसमें कार्बोनिल मूलक भी होता है और हाइड्रोक्सिल समूह भी पाया जाता है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक संयोजी होता है। ये 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको यहाँ पर मिलेंगे। एक होते हैं एलिफेटिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें एल्किल मूलक कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ रहता है, और जो एरोमेटिक होते हैं उसमें बेंजीन न्यूक्लियस कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ रहता है। C6H5COOH बेंजोइक अम्ल या ये बेंजीन न्यूक्लियस सीधे इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है एसिड समूह। ये इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको मुख्यतः 2 प्रकार के एलिफेटिक और एरोमेटिक मिलेंगे। इसमें कार्बोनिल मूलक और हाइड्रोक्सिल मूलक दोनों उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है इनके नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो पुरानी पद्धति में इनके सामान्य नाम ही चलते हैं, जैसे ये जिस सोर्स से मिलते हैं या इनका रंग प्रकृति जो होती है उस आधार पर इनके नाम रख दिए गए। तो जैसे सबसे सरल हमारा वसा अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये हमको चींटियों के डंक से प्राप्त होता था, इसलिए ग्रीक लेटर में फार्मा का अर्थ होता है चींटी और इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक अम्ल। दूसरा इसमें होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके से प्राप्त होता है और ग्रीक भाषा में इसको एसिडा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा। इसी प्रकार से ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है मक्खन से प्राप्त होता है तो उसका नाम ब्यूट्रिक एसिड पड़ गया। तो ये सब सामान्य नाम इनके चल रहे हैं, किंतु IUPAC पद्धति में इनको हमको एक ही नाम से पुकारना है। तो IUPAC पद्धति में इनमें जितने कार्बन परमाणु होते हैं उस एल्केन का इनको व्युत्पन्न माना जाता है। तो एल्केन के नाम के अंत के ई के स्थान पर ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। तो इनके IUPAC नाम में ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा। एल्केन के जितने कार्बन परमाणु रहेंगे उसके अंत के ई के स्थान पर ओइक अम्ल जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात हमको ध्यान में देना है कि जो कार्बोक्सिलिक समूह इसके कार्बन को भी हम एल्केन की श्रृंखला में एल्केन के साथ गिनती में गिनते हैं और इसके कार्बन को क्रमांक प्रदान किए जाते हैं। तो इनको ओइक एसिड के नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे सबसे सरल पहला हमारा है फॉर्मिक एसिड। इसका IUPAC नाम आपको फॉर्मिक एसिड का मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु मीथेन में होता है और इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। दूसरा है इसमें CH3COOH, इसका सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल और इसमें 2 कार्बन परमाणु इसलिए एथेन का डेरिवेटिव होगा, तो इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। तो ये ऐसे हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिनमें केवल एक ही COH समूह पाया जाता है। दूसरे वर्गीकरण में हमको 3 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे। एक होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और तीसरे ट्राइकार्बोक्सिलिक। ये हमको पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है, 2 से अधिक होगा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की पद्धति है, इसमें हम ओइक एसिड लगा देते हैं
और यदि हमारे पास लंबी श्रृंखला है तो उस समय हमको गिनती करना है। तो गिनती करने के लिए उस ओर से गिनती की जाती है जहां से कार्बोक्सिलिक कार्बन को कम अंक मिले, उसी को वरीयता देना है और उसको 1 नंबर से गिना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पूरी श्रृंखला में हमारे 4 कार्बन हो गए। कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी गिनती में लेना है, इसको 1 अंक प्रदान करेंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से दूसरे नंबर के कार्बन से साइड चेन जुड़ी हुई है, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल होगा। जब लंबी श्रृंखला वाले आ जाते हैं तो उस समय हमको कार्बोक्सिलिक कार्बन से गिनती प्रारंभ करना है। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण की विधि। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनको एल्केन का डेरिवेटिव ही माना गया है। तो उनमें समस्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को हटा देते हैं और एल्केन का नाम लिखकर कार्बोक्सिलिक जिस कार्बन से जुड़े हैं उनकी संख्या को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अनुलग्न के रूप में हमारा एल्केन ही रहेगा। जैसे ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH जिसका सामान्य नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। IUPAC पद्धति में इसको एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल कहा जाएगा। एथेन 2 कार्बन परमाणु है इसलिए एथेन का व्युत्पन्न होगा और एथेन का नाम पहले लिखेंगे 1,2 डाइओइक एसिड, इसका IUPAC पद्धति में नाम लिखेंगे। ओइक अम्ल अंत में हमको जोड़ना है। इसी प्रकार से जब 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह हो जाते हैं तो इसको भी हमको एल्केन को अनुलग्न के रूप में लिखना है और जो हमारे कार्बोक्सिलिक समूह है उनके स्थान को लिखकर उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दिए। जैसे इसमें प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पर तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल भिन्न कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो। तो 1 से अधिक होते उस समय इनका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है IUPAC प्रणाली में। अब इनके सामान्य नाम भी चलते हैं, IUPAC नाम भी चलते हैं। क्योंकि कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसलिए वो 1 से अधिक सूत्र दिखाएगा। जो उस घटना को हम कहते हैं अणुसूत्र समान होना और संरचनाएं अलग अलग होना, वो होती है समावयता। तो इनमें समावयता पाई जाती है। समावयता में हमको स्थान समावयता मिलेगी, क्रियात्मक समावयता मिलेगी, श्रृंखला समावयता मिलेगी। तो यहाँ पर श्रृंखला की संरचना में अंतर आता है। C5H10O2 अणुसूत्र है, इससे हम 2 समावयवी दिखा सकते हैं। पहला ये समावयवी है जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है और इस कार्बन से हम गिनती प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5। इसको नॉर्मल पेंटेनोइक अम्ल कहा जाता है, कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला। दूसरा इसी अणुसूत्र का समावयवी है जिसमें हमारी श्रृंखला साकित हो गई है। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये दूसरे 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल इसको कहा जाएगा, या इसको CH3 ट्वाइस CH समूह आइसो समूह भी कहा जाता है इसको। तो इसको आइसोपेंटेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। श्रृंखला साकित हो गई, इसको आइसो कहा जाता है, आइसो पेंटेनोइक अम्ल भी कहा जा सकता है, या 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। 3 मेथिल, अब इसके कार्बन से गिनती यदि प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 3 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक समूह IUPAC प्रणाली में सबसे बड़ा माना जाता है, उसके कार्बन को हमको सबसे कम अंक प्रदान करना है, उसी को वरीयता देना है। तो ये इसमें श्रृंखला समावयता, कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला, कार्बन परमाणु की साथी श्रृंखला। दूसरी इसमें क्रियात्मक समावयता पाई जाती है। अणुसूत्र समान रहेगा और उसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं। तो अणुसूत्र C4H8O2 के हम 2 समावयवी दिखा सकते हैं। एक इसमें आप एस्टर दिखा सकते हो और दूसरे में अम्ल दिखा सकते हो। तो यहाँ पर C3H7COOH, यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु है, इसलिए ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव होगा। तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। और दूसरा इसमें हमको एस्टर मिलता है। इसमें क्रियात्मक समूह COOR COO, ये क्रियात्मक समूह पाया जाता है, इसको एस्टर कहते हैं। इसमें दोनों R मूलक अलग अलग, एक है CH3 CH2 यानी C2H5 और एक CH3, तो इसको एथिल एथेनोएट कहा जाएगा, या एथिल एस्टर इसका नाम हो जाएगा। तो ये एस्टर की श्रेणी में आएगा। एथिल एथेनोएट CO है, उसमें COO है। तो ये दूसरी समावयता है, इसमें क्रियात्मक समावयता। इस प्रकार से इसमें स्थान समावयता भी मिल सकती है, COH मूलक
भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है और उसके कार्बन को हमेशा हमको 1 अंक ही प्रदान करना है। तो ये इनमें समवायता पाई जाती है। इसके बाद हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH इसका सूत्र होता है और ये सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। इनके जो क्वथनांक होते हैं, संगत एल्केन जो होते हैं उससे इनके क्वथनांक उच्च पाए जाते हैं। तो उच्च पाए जाने का कारण क्या है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जो हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH ये डायमर के रूप में पाया जाता है। डायमर के रूप में यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये दूसरे एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ये इस प्रकार से डायमर के रूप में मिलता है। इसलिए क्या होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है। तो संगत एल्केन से इनके क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है कि इनमें इनके अनुभार भी संगत एल्केन से उच्च होंगे और ये डायमर के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इनके क्वथनांक संगत एल्केन से उच्च होते हैं। अब आती है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया में अब इसको हमने अम्ल कहा है। तो अम्ल क्यों कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं कि अम्ल की साधारण जो सामान्य परिभाषा है उसके अनुसार ऐसे यौगिक जो अपघटन जिसका होता है और अपघटन पर एसिड आयन उत्पन्न करते हैं उसको अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एस धन आयन जब इसका वियोजन होता है तो ये एस धन आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक आयन मिलेंगे और एस धन आयन। तो ये इस एस धन आयन के कारण इनको अम्लीय कहा जाता है और अम्लीय होते हैं इसलिए नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये इनका खास गुण होता है। और ये अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब इसकी दो अनुनादी संरचना हमको मिलेगी। कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो किस प्रकार से अनुनादी संरचना प्राप्त कर लेता है और स्थायी एसिटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी और कार्बोक्सिलेट आयन ये दोनों क्या है अपनी स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है, इसमें अनुनाद के कारण कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है, कार्बोक्सिलेट आयन अनुनादी संरचना, एक अनुनादी संरचना इसकी ये होगी, दूसरी अनुनादी संरचना में ये इस प्रकार से दो संरचनाएं प्राप्त कर लेता है। जिसके कारण क्या होता है, इसको स्थायित्व मिल जाता है और इसमें स्वतंत्र एस धन आयन पाए जाते हैं। स्वतंत्र एस धन आयन होने के कारण इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब साथ ही इनके वियोजन स्थिरांक Ka का मान भी देखा जाता है। इनका जब जल अपघटन होता है जो एस धन आयन है वो स्वतंत्र नहीं रहता है, वो तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इनकी Ka की वैल्यू देखी जाती है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं और हाइड्रोनियम आयन और नीचे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिसकी Ka की वैल्यू का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही तीक्ष्ण अम्ल होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का Ka की वैल्यू देखी जाती है। अब साथ ही क्या होता है, दूसरे इनकी अम्लीयता को प्रभावित करता है इनसे जुड़ा हुआ एल्किल समूह या एरिल मूलक इनकी अम्लीयता को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर Ka का मान उच्च होना और अनुनाद के कारण कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायी हो जाना, ये क्या होता है हमारे अम्लीयता को दर्शाता है। इसके साथ ही क्या होता है, अब इसमें जो एल्किल मूलक जुड़ा हुआ उससे भी अम्लीयता प्रभावित होगी। तो उससे किस प्रकार से प्रभावित होगी, एल्किल मूलक से जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल है, तो फॉर्मिक अम्ल में जो कार्बोनिल कार्बन है कार्बोक्सिलिक समूह है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो ये जो हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है और इसको ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ लिए है माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। माइनस प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है जिससे क्या होता है श्रृंखला में पूरा इसका संचरण हो जाता है और ये पूरी श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन खींचते जाते हैं जिससे एस धन आयन का विस्थापन सरल हो जाता है। तो इसमें यदि कोई ऋणात्मक इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला समूह जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लीयता इसकी अधिक हो जाएगी। इसी की तुलना यदि आप
COOH से करेंगे, एसिटिक अम्ल से करेंगे, तो एसिटिक अम्ल इसकी तुलना में दुर्बल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेथिल समूह होता है, मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन निर्मोची नेचर का होता है या E प्लस आई प्रभाव डालता है। तो इससे क्या होता है, तो OH के हाइड्रोजन इसका विस्थापन कठिन हो जाता है, इसकी तुलना में कम मात्रा में निकलते हैं, जिसकी Ka का मान कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से दुर्बल होता है। किंतु यदि एसिटिक अम्ल में हैलो समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, हैलो समूह इसकी अम्लीयता में वृद्धि कर देते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। तो यहाँ पर क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्या होगा, क्लोरो एसिटिक अम्ल इससे अधिक अम्लीय मिलेगा। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन हैलो समूह से हो जाता है। ये मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल है। तो इसमें क्या होता है, जो Cl मूलक जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और इसका पूरी श्रृंखला में संचरण हो जाता है, और जिससे H धन आयन इसकी तुलना में आसानी से निकलते हैं। तो क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल अम्लीय होगा। और यदि यहाँ पर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो होगा वो इससे भी ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोरीन मूलक जुड़े हुए हैं। ये दो क्लोरीन मूलक क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो इससे इसकी तुलना में ये अधिक अम्लीय होगा। इसके बाद यदि आप ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल देखेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 इसमें क्लोरीन मूलक जुड़े हुए हैं, और ये 3 क्लोरीन मूलक इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये पूरी श्रृंखला में संचरण हो जाता है और H का विस्थापन इन सबकी तुलना में सरल हो जाता है। तो इसलिए एसिटिक अम्ल से ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्रबल अम्लीय होता है। तो ये इनकी अम्लीयता का कारण है। अब इसमें यदि हाइड्रोजन समूह आपके इसमें यदि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा, फिर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इनकी अम्लीय प्रबलता जो होती है, फ्लोरीन अधिक नेगेटिव विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए ये ज्यादा खींचने का काम करेगा। तो अम्लीय प्रबलता में फ्लोरीन मूलक यदि जुड़ा हुआ है, तो ये प्रबल अम्लीय रहेगी। तो इस प्रकार से इनकी अम्लीयता का अध्ययन किया जाता है। अब यदि इसमें हमारे एरिल समूह वाले आ जाते हैं, एरिल समूह में बेंजीन न्यूक्लियस जुड़ा हुआ है, बेंजीन न्यूक्लियस जुड़ा रहता है, तो बेंजीन न्यूक्लियस क्या होता है, लगभग स्थायी हो जाता है, उसकी चक्रीय रचना होती है, चक्रीय अल्टरनेटिव में सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोक्सिल मूलक और कार्बोनिल मूलक, इससे H धन आयन का विस्थापन इन सब की तुलना में कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस जो होता है इनकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो इससे H धन आयन कठिनता से निकलते हैं इन सब की तुलना में। अम्लीय तो होगा पर इनकी तुलना में दुर्बल होगा। उसका कारण क्या है, बेंजीन चक्र। बेंजीन चक्र के कारण इसकी दुर्बलता हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से हम विभिन्न अम्लों की अम्लीयता की तुलना करते हैं। तो आपको तुलना करने के लिए आता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय क्यों है। तो उसमें हम ये बोल सकते हैं, इसमें अभिक्रियाशील हाइड्रोजन जुड़ा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय क्यों है, तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डालता है, जिससे H धन आयन सरलता से निकलते हो, Ka का मान बढ़ जाता है। तो ये इनके अम्लीयता के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होते हैं। अब अम्लीय है इसलिए क्या होगा, ये क्षारों से क्रिया करके लवण बनाएंगे। तो ये इनकी अम्लीयता का कारण है। अब है इनकी प्रयोगशाला में बनाने की विधियां और सामान्य विधियां, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है। जैसे आप लोग इस अध्याय में एल्डिहाइड पढ़ लिए है, उसके अगले अध्याय में आपने अल्कोहल पढ़ लिए है, उनके रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन कर लिए है। तो इनको एल्डिहाइड या अल्कोहल के ऑक्सीकरण से भी बनाया जाता है। एल्डिहाइड या अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर सकते हैं। आपने एल्डिहाइड पढ़ चुके हैं। तो एल्डिहाइड में जैसे आपने देखे हैं टॉलेन रीजेंट, टॉलेन रीजेंट को ये अपचयित करते हैं। टॉलेन अभिकर्मक अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसमें सिल्वर ऑक्साइड बनता है। ये अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट जब
एल्डिहाइड की रिएक्शन आपने पढ़े है, टोलेन अभिकर्मक अभिक्रिया कहलाती है। टोलेन रिजेंट, तो ये टोलेन रिजेंट को अपचयित कर देते हैं और स्वयं अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये इसमें स्वयं अम्ल में ऑक्सीकृत हो गए और यहाँ पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो ये क्रिया आपने पढ़ चुके हैं। तो इनको एल्डिहाइड से बनाया जाता है इस प्रकार। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके या एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके भी इनको बनाया जाता है। एल्कोहल में हमारे जैसे C2H5OH है, इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे क्षारीय KMnO4 द्वारा, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीकरण पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ही इसमें भी कार्बन परमाणुओं की संख्या रहेगी। तो इनको अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनाते हैं या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनाते हैं। ये बनाने की पहली विधि होती है। दूसरी विधि है इनको नाइट्राइल और एमाइड, इनके जल अपघटन से इनको तैयार किया जाता है। नाइट्राइल और एमाइड का जल अपघटन करना है। नाइट्राइल का जो सामान्य नाम है इनको साइनाइड भी कहा जाता है। साइनाइड का या अम्ल एमाइड होते हैं, अम्ल जल अपघटन करना। तो हमारे जो एल्किल साइनाइड होते हैं, इन पर जब जल अपघटन किया जाता है, जल की अभिक्रिया की जाती है, तो इसमें हमको यहाँ पर अम्ल प्राप्त होते हैं। अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। ये अम्ल एल्किल साइनाइड से इनका आईयूपीएसी नाम है नाइट्राइल। इसी प्रकार से एमाइड के जल अपघटन से भी इनको बनाया जा सकता है। एमाइड जो होते हैं RCONH2, RCONH2 अम्ल एमाइड कहलाते हैं। अम्ल एमाइड को जब अम्लीय माध्यम में गर्म किया जाता है, अम्लीय माध्यम में जब गर्म करेंगे तो इससे हमको अम्ल प्राप्त होंगे। तो ये अम्ल बनाने की नाइट्राइल और एमाइड से सामान्य विधि अल्कोहल से बना सकते हैं, एमाइड से बना सकते हैं। अगली विधि है इनको बनाने की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का भी नाम आपने सुने होंगे, RMGX होते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हमेशा निर्जल माध्यम में की जाती है। निर्जल ईथर लिया जाता है या शुष्क माध्यम में इसकी क्रिया की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया रिवर्स हो सकती है। ये हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होते हैं, इन पर ड्राई आइस की क्रिया, ड्राई आइस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया की जाती है तो इसमें एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। ये माध्यमिक यौगिक बनता है। इस माध्यमिक यौगिक का जब जल अपघटन कर दिया जाता है तो इससे हमको संबंधित अम्ल मिलेगा। और एल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाने की सामान्य विधि। अब जो हमको अम्ल बनाना उससे संबंधित यहाँ पर R वैल्यू वाला हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग भी है, ये आप एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइड पर जब मैग्नीशियम धातु की क्रिया होती है तो हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। इस पर ड्राई आइस की अभिक्रिया की जाएगी तो हमको यहाँ पर माध्यमिक यौगिक मिलेगा। इसका जल अपघटन कर दिया जाता है तो हमको अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये बनाने की अगली विधि है इनकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई आइस, जहाँ निर्जल वातावरण हमको रखना है। अब इसके बाद अगली विधि है, इनको एल्किल हैलाइड से बनाया जाता है। एल्किल हैलाइड जो होते हैं हमारे एसिल हैलाइड भी कहलाते हैं। एल्किल हैलाइड का जल अपघटन करना है। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से हमको अम्ल प्राप्त होंगे। साथ में इसमें क्लोराइड ऋणायन भी निकले। यदि यही एल्किल हैलाइड का जल अपघटन क्षारीय माध्यम में किया जाता है तो ये प्रक्रिया सरल हो जाती है। क्षारीय माध्यम में करने से आसानी से वर्षा अम्ल प्राप्त होते हैं। ये एसिड हैलाइड कहलाते हैं RCOCl। जैसे यहाँ पर
CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड कहलाता है। इसका हमको जल अपघटन करना है तो संबंधित अम्ल मिलेगा। यहाँ पर यह क्रिया को तेज करना है तो इसमें हम क्षारीय माध्यम ले लेते, क्षारीय माध्यम में क्रिया और तेज हो जाती है। इसके बाद अगली विधि इनको बनाने की है एस्टर के जल अपघटन से। यहाँ पर ये एरोमेटिक न्यूक्लियस युक्त हमने एस्टर लिए है, COO(C2H5), एथिल फेनिल एस्टर लिए है। इसका जब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमको विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हो जाती है और इससे हमको प्राप्त हो जाता है अम्ल प्राप्त होता है और साथ में एथेनॉल भी मिलेगा। तो ये एस्टर से बनाने की इनकी सामान्य विधियां हैं। एस्टर से अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करके इनको बनाया जाता है। एनहाइड्राइड से भी इनको बनाया जाता है। एनहाइड्राइड से जैसे बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड से हमको यहाँ पर C6H5 COH और साथ में एसिटिक अम्ल भी मिलेगा। ये बनाने की सामान्य विधियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, उनका व्यापारिक उत्पादन करना है हमको, तो व्यापारिक उत्पादन के लिए विशेष विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनका व्यापारिक उत्पादन जैसे एसिटिक अम्ल को बनाना है तो शीघ्र सिरका विधि का उपयोग किया जाएगा। फॉर्मिक एसिड को बनाना है तो हम उसको ग्लाइकोल से तैयार करते हैं। ये इनको बनाने के व्यापारिक उत्पादन की विधियां, ये सामान्य विधियां, इन विधियों से इनमें से हम अम्ल तैयार कर सकते हैं, चाहे हमारे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों अम्ल इससे हम बना सकते हैं। अब आते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं इनकी किस प्रकार से होगी। तो इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली जो अभिक्रिया होगी इनका अम्लीय गुण, दूसरी अभिक्रिया जो होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह के हाइड्रोक्सिल मूलक का विस्थापन हो जाता है, तीसरी अभिक्रियाएं होती है इनमें एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हुआ है, उसके कारण अभिक्रिया होती है, आर या एरिल समूह के कारण अभिक्रिया। और चौथी अभिक्रिया जो होती है जिसमें संपूर्ण हमारा अम्ल हिस्सा लेता है, उसमें एल्किल या एरिल मूलक भी हिस्सा लेता है और कार्बोक्सिलिक समूह भी हिस्सा लेता है। तो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह के कारण क्रियाएं। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे देंगे। कुछ अभिक्रियाओं में भिन्नता होगी तो एल्किल और एरिल समूह के कारण भिन्नता आएगी, और जैसे इनके ऑक्सीकरण पर भिन्न भिन्न पदार्थ मिलेंगे तो संपूर्ण कार्बोक्सिलिक क्रिया में भिन्नता आएगी, पर अम्लीय गुण सबके समान होंगे। COH में OH का विस्थापन सब में समान होगा। ये इनकी प्रमुख 4 क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख 4 क्रियाओं में सबसे पहले अभिक्रिया आती है इनका अम्लीय गुण। अम्लीय गुण में हम वैसे ही पहचान कर लेते हैं, नीले लिटमस पेपर, गीला नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो ये उसको लाल कर देते हैं। पहले ये से हमने चर्चा करी कि अम्ल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्वतंत्र एस धनायन पाए जाते हैं। तो क्षारों से क्रिया करके लवण बनाना, ये प्रमुख अम्लीय गुण है। धातु से भी इनकी क्रिया होती है, धातु से क्रिया करके लवण बनाना या क्षारों से क्रिया करके लवण बनाना। ये सोडियम लवण बना है, क्षार से अम्ल इसकी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। दूसरी अभिक्रिया इनकी धातुओं के साथ होती है। धातु के साथ जब अभिक्रिया होती है तो धातु के साथ अभिक्रिया होने पर ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और साथ में वसा अम्ल का सोडियम लवण भी बनेगा। वसा अम्ल का सोडियम लवण बनता है
और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, इसको हम टेस्ट ट्यूब में जलाकर देख सकते हैं। तो ये इनके अम्लीय गुण है। अम्लीय गुण में H आयन का विस्थापन हो रहा है, क्षारों से क्रिया करके लवण बनाना, सोडियम धातु से क्रिया करके लवण बनाना, ये अम्लीय गुण के अंतर्गत इनके आएगा। इसके बाद इनकी दूसरी अभिक्रिया जो होती है, दूसरी अभिक्रिया COH के हाइड्रोक्सिल मूलक का विस्थापन हो जाता है। COH के हाइड्रोक्सिल मूलक का विस्थापन हो जाता है, जैसे इनकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ होती है। ये आपने एल्कोहल में भी पढ़ लिए होंगे, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है, तो इसमें हमको एस्टर प्राप्त होते हैं, RCOR+H2O। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इनमें अम्ल और अल्कोहल से एस्टर का निर्माण होना, इसमें हाइड्रोक्सिल मूलक का इनके विस्थापन हो जाता है एल्कोहल के RO समूह से, एल्कोक्साइड समूह से, और यहाँ पर हमको मिलता है एस्टर। तो यहाँ पर COOH के OH मूलक के कारण क्रियाएं आ रही है। दूसरी अभिक्रिया होती है इनकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर हमको अम्ल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये हमको अम्ल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर यदि एसिटिक अम्ल है तो हमको एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होगा। सभी की सामान्य R की वैल्यू हम रख लेंगे तो सामान्य अभिक्रिया मिलेगी। हाइड्रोक्सिल मूलक का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है और संबंधित हमको अम्ल हैलाइड प्राप्त हो रही है, अम्ल हैलाइड कहलाते हैं। इसके बाद अगली अभिक्रिया है इनकी, जिसमें योग होता है, जो हाइड्रोक्सिल मूलक के कारण ही अभिक्रिया है। यहाँ पर अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है, तो इसमें हमको योगात्मक क्रिया जाती है, RCONH4 प्राप्त होता है। अमोनियम लवण मिलते हैं। अमोनियम लवणों को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से जल का अणु निकल जाता है और अम्ल एमाइड प्राप्त होते हैं। ये इनकी अमोनिया के साथ क्रिया है। अमोनियम लवण बनाना और उससे गर्म कर देंगे तो पानी का अणु निकल जाएगा और अम्ल एमाइड बनेगा। अगली अभिक्रिया है इनकी संपूर्ण COH मूलक के कारण अभिक्रिया। संपूर्ण COH मूलक के कारण अभिक्रिया में पहला है इनका अपचयन। अपचयन किसी भी अपचायक की उपस्थिति में आप करिए तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, डाइबोरेन लिया जा सकता है। इसकी उपस्थिति में जब इसका अपचयन किया जाता है तो यहाँ पर हमको अल्कोहल प्राप्त होती है। अल्कोहल बनाने की विधि में आपने पढ़ भी लिए हैं। अम्लों के अपचयन से अल्कोहल को तैयार किया जाता है। अगली विधि है, अगला गुण है इनका COH के कारण विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण यानी इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, विकार्बोक्सिलीकरण, CO2 इसमें से बाहर निकलेगी। तो इसके लिए वसा अम्ल के हम सोडियम लवण लेते हैं। वसा अम्ल के सोडियम लवण को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है कड़ी कांच की नली में, तो यहाँ पर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि भी है, इससे एल्केन तैयार किया जाता है। एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पर मीथेन बनाने के लिए हम सोडियम एसीटेट लेते हैं, इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मीथेन हमको प्राप्त होगा। इसके बाद अगली विधि है इनकी बनाने की कोल्बे अभिक्रिया द्वारा भी हम एल्केन तैयार करते हैं। कोल्बे अभिक्रिया द्वारा एल्केन तैयार करना। कोल्बे अभिक्रिया जो होती है उसमें भी वसा अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं और उसमें हमको ऐसे एल्केन मिलते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम हो। सम संख्या युक्त कार्बन परमाणु वाले हमको एल्केन प्राप्त होंगे। तो विकार्बोक्सिलीकरण जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब उसके लिए उस विधि का नाम है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया नेम रिएक्शन में भी आती है। इसमें आप देखिए कोल्बे अभिक्रिया में जो हमारे वसा अम्ल के सोडियम लवण है, इनके जली विलयन का आप विद्युत अपघटन करेंगे। जली विलयन का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। ये कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। जली विलयन का विद्युत अपघटन करना सोडियम
एसिड, यहाँ पर सोडियम एसिडेट ले सकते हैं या कोई भी वसा अम्ल का सोडियम लवण। तो इसके हमको 2 अणु लगेंगे, 2 अणु लगेंगे, इसलिए क्या होगा, हमको जो एल्केन प्राप्त होगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या सम रहेगी। तो इसके लिए जो समीकरण होता है हमारा RCONA का, हमको विद्युत विश्लेषण करना है जलीय विलयन का। इसके 2 मूलक लगेंगे। तो यहाँ पर हमको एनोड पर ऐसे एल्केन प्राप्त होंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम रहती है, और कैथोड पर हमको NaOH प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। इसको कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। तो ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है जो अम्ल देते हैं, और इनका महत्वपूर्ण उपयोग भी है, एल्केन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें अगली अभिक्रिया है, इसी के वसा अम्लों के लवण की क्रिया है। वसा अम्ल जैसे RCOH है, यदि इनकी धातु से अभिक्रिया हो जाएगी तो ये RCOAG बना देंगे। और इनके वसा अम्ल, जो वसा अम्ल के सिल्वर लवण होते हैं, ये आपने एल्किल हैलाइड में भी पढ़ चुके हैं। वसा अम्ल के सिल्वर लवण हुन्स-डिकर विधि कहलाती है, जिसमें वसा अम्ल के सिल्वर लवण का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया की जाती है। वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इनका उपयोग भी है, हुन्स-डिकर विधि कहलाती है। इसको जब ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, और इसमें विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इसके ब्रोमो व्युत्पन्न बनाना सरल होता है, हाइड्रो व्युत्पन्न रिवर्स क्रिया हो जाती है। तो यह हुन्स-डिकर विधि हमने एल्किल हैलाइड में देख चुके हैं। इसके बाद इनमें एक अभिक्रिया पाई जाती है जो नेम रिएक्शन के अंतर्गत भी है, जिसको श्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। श्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जो हमारे वसा अम्ल होते हैं इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया है। वसा अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, ये हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल है, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमको एमीन प्राप्त होते हैं, और विकार्बोक्सिलीकरण भी इसमें हो जाता है। तो ये सभी क्रियाएं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया। तो वसा अम्ल से एमीन बनाना, इस अभिक्रिया का नाम है श्मिट अभिक्रिया। नेम रिएक्शन के अंतर्गत आएगी ये। जैसे एसिटिक एसिड पर हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया हुई तो इसके प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ये श्मिट अभिक्रिया के अंतर्गत है। नेम रिएक्शन है, इसको ध्यान से रखिए, खाली स्थान वगैरह भरने में भी आती है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है जो एरिल समूह या अल्किल समूह के कारण होती है, जिसको हैलोजनन कहा जाता है। हैलोजनन का अर्थ होता है इनमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होना। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं आप लोग ये जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे ये एसिटिक एसिड है हमारा, तो इसमें क्रियात्मक समूह हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं ये हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इन अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है, और इससे हमको भिन्न भिन्न यौगिक मिलते हैं, और इस अभिक्रिया का नाम है रिफॉर्मेस्टकी अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया हमारी नेम रिएक्शन के अंतर्गत भी आएगी, और इस अभिक्रिया में क्या होता है, हैलोजन हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती है। तो यह हैलोजनन की अभिक्रिया कहलाती है, और इस अभिक्रिया का नाम है HBZ। HBZ हेल-बोलार्ड-ज़ेलेस्की अभिक्रिया। हेल-बोलार्ड-ज़ेलेस्की अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया करेंगे, हैलोजन से अभिक्रिया करेंगे। हैलोजन में Cl Br I कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया आसानी से होगी। तो हैलोजनन कहलाता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करते तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन किससे हो जाएगा, हैलोजन परमाणु से हो जाएगा, और एक एक करके सारे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते जाएंगे। तो यहाँ पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जैसे हाइड्रोजन जगह क्लोरीन रखे, तो यहाँ पर हमको
अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ है, मोनो। अब इसके बाद यही क्रिया यदि चलती रहेगी, हैलोजन की मात्रा यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें हमको डाई व्युत्पन्न भी प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया हेल-वुलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद हमको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल पहले ही पढ़ लिए हैं कि ये सबसे अधिक अम्लीय होता है, एसिटिक अम्ल से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोराइड मूलक है -I इफेक्ट डाल रहा है। तो ये अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित हुए हैं हेलोजन भी कहलाती है, और नेम रिएक्शन है इसका हेल-वुलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन, HBZ से भी इसको जाना जाता है, हेल-वुलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें बच्चों हमने देखे नेम रिएक्शन जो मुख्य आई है, श्मिट अभिक्रिया आई है, हुंसडीकर अभिक्रिया आई है, कोल्बे अभिक्रिया और हेल-वुलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, श्मिट और हेल-वुलार्ड-जेलेस्की अभिक्रिया। तो अल्फा हाइड्रोजन का विस्थापन करना है, इस हाइड्रोजन का विस्थापन यहाँ पर नहीं होगा, तो ये हेलोजन की अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद जो हमारे वसा अम्ल है, वसा अम्लों से, लवणों से हम विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ लिए होंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां। वसा अम्लों के कैल्शियम लवण को अकेले गर्म करना है या इनको कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसिटेट को मिलाकर गर्म करना है, इनका शुष्क आसवन करना है। कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फार्मेट का जब शुष्क आसवन किया जाता है तो यहाँ पर हमको एल्डिहाइड मिलता है। कैल्शियम यहाँ पर वसा अम्लों के कैल्शियम लवण लिए हैं तो इसमें हमको एल्डिहाइड मिला है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट। यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया वसा अम्लों का उपयोग भी है, वसा अम्लों के कैल्शियम लवणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कैल्शियम फार्मेट को, ये आपने पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड में, कैल्शियम फार्मेट को अकेले जब गर्म किया जाता है, शुष्क आसवन किया जाता है तो इससे हमको क्या मिलता है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो एल्डिहाइड बनाने की विधियां भी है। और जब कैल्शियम एसिटेट को अकेले शुष्क आसवन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इससे हमको प्राप्त होता है कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां भी है। एल्डिहाइड और कीटोन इससे बनाए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, ये हमारे अम्लों का उपयोग भी है। तो वसा अम्ल के ये कैल्शियम लवण है। जब कैल्शियम फार्मेट को अकेला गर्म करें क्या होता है, जब में आता है तो इससे हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। क्या होता है जब कैल्शियम एसिटेट को अकेले गर्म करेंगे तो इससे हमको एसीटोन प्राप्त होगा। कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसिटेट को मिलाकर शुष्क आसवन करेंगे तो इससे हमको एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये एल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं और इनका रासायनिक गुणधर्म है और इसका उपयोग भी है। तो ये विभिन्न प्रकार की इसकी रासायनिक अभिक्रिया। अब इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है। जब हमारे वसा अम्ल है इनका ऑक्सीकरण करेंगे तो इनके ऑक्सीकरण, जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते तो अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते तो वसा अम्ल मिलते हैं। जब वसा अम्लों का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल का अणु प्राप्त होगा। इनका ऑक्सीकरण करना किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो ये अपने अवयवी तत्वों में ऑक्सीकृत हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब हमारे जो एरोमेटिक आते हैं जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस पाया जाता है, तो बेंजीन न्यूक्लियस में इसकी आपने पहले भी स्थिति देख चुके हैं। जिस नंबर के कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उसको 1 2 3 4 5 6 चक्र है इसमें, और 1 2 पोजीशन, 1 3 पोजीशन, 1 4 पोजीशन, ये आप जानते हैं आर्थो मेटाइन पैरा उनको नाम दिया जाता है। तो इसके सापेक्ष 1 4 पोजीशन होगी तो इसको पैरा नाम दिया जाएगा, 1 3 पोजीशन होगी तो इसको मेटा नाम दिया जाएगा, 1 2 पोजीशन होगी तो इसको आर्थो नाम दिया जाएगा। तो ये चक्रीय यौगिक होते हैं। इनमें यदि हमको नाइट्रीकरण करना है, सल्फोनीकरण करना है, इसका जब नाइट्रीकरण किया जाता है तो नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से किया जाता है। तो इसमें हमको मेटा डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं इसके।
अब इसका ये हमारा क्रियात्मक समूह इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका मेटा डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्बन पर NO2 समूह आ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब इनका सल्फोनीकरण किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फोनिक अम्ल समूह इसमें प्रवेश करेगा। तो सल्फोनिक अम्ल समूह भी जो प्रवेश करता है इसमें, ये भी मेटा स्थान पर ही करता है, SO3H। अभी मेटा स्थान पर ही क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो मेटा निर्देशक समूह होता है, मेटा स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ा देता है, इसलिए वहां के हाइड्रोजन को विस्थापित करना सरल होता है। तो ये यहाँ पर हमको मेटा डेरिवेटिव इसके प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से इसमें हैलोजनीकरण होता है, तो हैलोजनीकरण में जब हैलोजन की अभिक्रिया होगी तो इसमें भी हमको इनके मेटा डेरिवेटिव ही प्राप्त होंगे, मेटा क्लोरो बेंजोइक अम्ल। तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल है, इसको बनाने की सामान्य विधि में हमने देख ली है। अब हमारा जो एसिटिक एसिड है इसको बनाने की शीघ्र सिरका विधि है, व्यापारिक उत्पादन है, शीघ्र सिरका विधि। इसमें इसको एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से इसको तैयार करने के लिए एक बाल्टी नुमा पात्र लिया जाता है, बाल्टी नुमा पात्र में एथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है। ये शीघ्र सिरका विधि के नाम से जानी जाती है। ऊपर इसमें छिद्रित, ये पूरा जो डेक होता है हमारा गमले नुमा पात्र, ये लकड़ी का पात्र होता है। ऊपर से यहाँ पर होपर से इसमें एथेनॉल का 10 से 12% विलयन ऊपर से इसमें डाला जाता है, और नीचे से इसमें यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ इसमें छिद्रित तख्ते लगे हुए हैं, नीचे नल रहता है, इस नल से यहाँ पर इसमें हमको सिरका प्राप्त होता है। सिरका जो होता है 8 से 10% एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। और नीचे से इसमें वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र होते हैं, यहाँ से इसमें वायु प्रवाहित की जाएगी। और इस लकड़ी के डेक में बीच की लकड़ी जो पुराने सिरके से भीगी हुई रहती है, लकड़ी की छीलन भर दी जाती है, और ऊपर से इसमें एथेनॉल गिराया जा रहा है। ये गमलेनुमा पात्र होता है जिसमें ऊपर और नीचे छिद्रित लकड़ी के तख्ते लगे हैं और वायु प्रवाहित करने के लिए छिद्र होता है। ऊपर से एथेनॉल का तनु विलयन डालते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और फर्मेंटेशन की क्रिया के दौरान इसमें हमको यहाँ पर सिरका प्राप्त हो जाता है। इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, शीघ्र सिरका विधि से किस प्रकार से आप सिरका तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 8 से 10% हमको एसिटिक अम्ल का तनु विलयन मिला है। 8 से 10% एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है, इसको सिरका के नाम से जाना जाता है। माइक्रोडर्मा एसिडोबैक्टीरिया, इसकी उपस्थिति में एक क्रिया होती है, फर्मेंटेशन हो रहा है। तो ये शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, सिरका का निर्माण किस प्रकार। अब इसका शीघ्र सिरका नाम क्यों है, इसमें तुरंत हमको सिरका नहीं मिलता है। शीघ्र सिरका का मतलब है ऐसे डेक लाइन से लगे हुए रहते खंड में, उसके नीचे अगला डेक रहता है, तो ये जो सिरका फिर अगले डेक में गिरेगा जिसमें लकड़ी की छीलन भरी रहती है, फिर वो अगले डेक में गिरेगा। तो उससे क्या होता है, जो हमारा सिरका 8 से 10% उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तो ये विधि इस प्रकार से चलती रहती है। तो हमको लगभग हफ्ते या 10 दिन में हमको सांद्र एसिटिक अम्ल मिलेगा। यहाँ पर तनु मिलता है, तो इसको कंसंट्रेशन करने के लिए दूसरा डेक इसमें रखा, इसलिए इसका नाम शीघ्र सिरका विधि। शीघ्र सिरका विधि से मतलब नहीं कि हमको जल्दी प्राप्त हो जाता है, इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया है तो टाइम लगेगा ही, और ये जो हमारा सिरका है कंसंट्रेट होता रहता है, लाइन से डेक लगे हुए रहते हैं। तो इस शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाना है। यहाँ पर एथेनॉल के ऑक्सीकरण से इसको तैयार किया जाता है। इसमें किण्वन की क्रिया हो रही है, फर्मेंटेशन की क्रिया। फर्मेंटेशन की क्रिया जो होती है बैक्टीरिया की उपस्थिति में होती है, जो लकड़ी की छीलन है इसको पुराने सिरके से भिगो दिया जाता है, तो ये पुराने सिरके में ये बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब आता है हमारे कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग कार्यकाल में किया जाता है। तो आपने जैसे देख लिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों को बनाने के लिए होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों का कुछ अम्लों का उपयोग सुगंधि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड हम बना लेते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड का जो तनु 40% विलयन जो होता है वो प्रिजर्वेशन के काम में आता है।
तो उसका जीवों को परिरक्षित रखने के लिए फॉर्मलिन के नाम से बाजार में बिकता है। तो वो फॉर्मिक एसिड का ही उपयोग है, फॉर्मिक एसिड से हमने एल्डिहाइड बना लिया और फॉर्मल्डिहाइड का भी उपयोग है। इसके अलावा बेंजोइक अम्ल से कुछ इत्र और सुगंधियां बनाई जाती है और बहुत से महत्वपूर्ण हमारे अम्ल होते हैं, जैसे ब्यूटरिक अम्ल जो मक्खन में पाया जाता है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है ये। और सिरका ये महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग अचार, चटनी, मुरब्बे को परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ये सिरका बाजार में मिलता है जो 8 से 10% एसिटिक अम्ल का टन विलयन रहता है, तो प्रिजर्वेटिव का ये काम करता है। अगले आप जो दैनिक जीवन में रसायन पढ़े उसमें प्रिजर्वेटिव आते हैं, तो उसमें सिरका भी आता है, तो उसका नाम सूत्र लिखिए और इसका उपयोग हम प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं। बेंजोइक एसिड जो होता है इसका उपयोग भी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने